Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. आज की ये क्लास नर्सिंग जॉब्स एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए है। इस क्लास में लिए गए सभी नर्सिंग एमसीक्यूज एम्स नॉरसेट, राजस्थान सीएचओ, आरएमएल, पीजीआई, ईएसआईसी, DSSB जैसे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए तैयार की है। होपफुली ये क्लास आपको इन सभी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में हेल्प करेगी। फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर मंडे टू सैटरडे रात 8 बजे इसी तरह की क्लासेस रेगुलरली अपलोड की जाती हैं। नर्सिंग रिक्रूटमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और इसी तरह की एमसीक्यू क्लासेस को रेगुलरली पाने के लिए आप फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लास को पूरा देखने के बाद यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी नर्सिंग ऑफिसर बनने में हेल्प जरूर करें। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन इज an infant is born with facial abnormalities, growth retardation, mental retardation, and vision abnormalities. These abnormalities are probably caused by maternal. एक न्यूबॉर्न बेबी में फेशियल एबनॉर्मलिटी है, ग्रोथ रिटार्डेशन है, मेंटल रिटार्डेशन है और विजन एबनॉर्मलिटी है। ये चारों फाइंडिंग नीचे दिए ऑप्शंस में से किस कंडीशन से संबंधित है? ऑप्शन 1 मैटरनल अल्कोहल कंजप्शन, ऑप्शन 2 विटामिन B6 डेफिशिएंसी, ऑप्शन 3 विटामिन A डेफिशिएंसी, ऑप्शन 4 फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड यानी कि विटामिन B9 की कमी होती है तो इससे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं। सो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान विटामिन B6 और विटामिन A की कमी होने से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रभावित हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है, लेकिन ये सभी स्पेसिफिक सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन भी आपके गलत हो गए। फाइनली आपके पास बचता है ऑप्शन 1 जो कि है अल्कोहल कंजप्शन। प्रेगनेंसी के दौरान यदि मदर अल्कोहल यूज करती है, अल्कोहल का उपयोग करती है, कंज्यूम करती है, तो उससे बच्चे में अल्कोहल सिंड्रोम कंडीशन डेवलप हो सकती है और ये सभी सिम्टम्स बच्चे में देखने को मिलेंगे। एक टर्म यूज की जाती है क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स। क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स का मतलब होता है खूब सारे सिम्टम्स का समूह। जैसे कि न्यूबॉर्न बेबी में सही तरह से फेस नहीं बना है, यानी फेशियल एबनॉर्मलिटी जो कि यहाँ दिया गया है। इसके बाद बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं है तो ग्रोथ रिटार्डेशन। बच्चा मेंटली रिटार्डेड नजर आ रहा है, मानसिक रूप से कमजोर है और बच्चा सही देख नहीं पा रहा है, यानी विजन एबनॉर्मलिटी है। तो ये चारों फाइंडिंग अगर किसी न्यूबॉर्न बेबी के अंदर आपको देखने को मिलती है तो आप इसे क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स के रूप में जानते हैं और ये सभी सिम्टम्स, ये क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स फीटल अल्कोहल सिंड्रोम को डिनोट करते हैं। किस कंडीशन के होने को बताते हैं? फीटल अल्कोहल सिंड्रोम।
और फीटल अल्कोहल सिंड्रोम क्यों होता है? प्रेगनेंसी के दौरान मदर द्वारा अल्कोहल का इस्तेमाल करने के कारण। तो इसी वजह से कहा जाता है कि प्रेग्नेंट वुमेन को कभी भी अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल्क वैक्सीन इज गिवन फॉर प्रिवेंशन ऑफ। साल्क वैक्सीन किस डिजीज से बचाव हेतु दिया जाता है? मीजल्स, पोलियो, मम्स, रेबीज। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। साल्क और सेबिन दो वैक्सीन हैं। अगर किसी बच्चे को आप पोलियोमाइलाइटिस या पोलियो कंडीशन से बचाना चाहते हैं, जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है फीको ओरल रूट से जिसका ट्रांसमिशन होता है और बॉडी में पैरालिसिस इसके कारण हो जाता है, अगर इस कंडीशन से आप किसी बच्चे को बचाना चाहते हैं तो उसके लिए पोलियो वैक्सीन की खुराक देनी होती है। पोलियो वैक्सीन भी दो फॉर्म में आता है, एक होता है साल्क और एक होता है सेबीन। ग्रेजुएशन के दौरान आपने पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ड्यूटी की होगी। उस दौरान आपने 5 साल तक के बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन दिया होगा, ओपीवी की डोज दी होगी, जिसमें आपने बच्चों को 2 ड्रॉप पिलाई थी। उसे आप सेबीन पोलियो वैक्सीन के नाम से जानते हैं, जो कि ओरल रूट से दिया जाता है। ओरल पोलियो वैक्सीन इसे कहा जाता है। इसके अलावा साल्क नामक पर्सन ने एक और पोलियो वैक्सीन की डिस्कवरी की थी, जो कि इंजेक्टेबल फॉर्म में अवेलेबल है। इंजेक्टेबल फॉर्म में अवेलेबल होता है और इसे फ्रैक्शनल डोज में यानी 2 टुकड़ों में लगाया जाता है। तो हम कह सकते हैं पोलियो के 2 वैक्सीन हैं। एक साल्क नामक पर्सन ने बनाया था, इसलिए इसे साल्क वैक्सीन कहते हैं। ये इंजेक्टेबल फॉर्म में आता है यानी इंजेक्शन के थ्रू लगाया जाता है। और दूसरा जो वैक्सीन है उसे सेबिन ने तैयार किया था, इसे ओरल रूट से दिया जाता है, 2 ड्रॉप्स इसकी डोज होती है। इसे ओरल पोलियो वैक्सीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीडोट ऑफ वॉरफेरिन इज। वॉरफेरिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ओरल एंटीकोगुलेंट मेडिसिन है। इसकी टॉक्सिसिटी होने पर एंटीडोट के रूप में कौन सी ड्रग दी जाती है? हिपेरिन, विटामिन के, विटामिन बी या फिर आयरन। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, विटामिन के। वॉरफेरिन जो कि ओरल एंटीकोगुलेंट ड्रग है, इसकी टॉक्सिसिटी होने पर इसे ट्रीट करने हेतु विटामिन के की खुराक दी जाती है। इसके अलावा हिपेरिन भी एक एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस है और इसकी टॉक्सिसिटी होने पर प्रोटामीन सल्फेट को एज अ एंटीडोट यूज किया जाता है। प्रोटामीन सल्फेट, इसे भी प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग गिविंग एनीमा the distance to which the tube is inserted in an adult is। किसी अडल्ट क्लाइंट में एनीमा लगाने हेतु एनीमा ट्यूब को रेक्टम में कितना इंसर्ट किया जाता है? ऑप्शन ए 1 to 2 सेंटीमीटर्स, ऑप्शन बी 8 to 10 सेंटीमीटर्स, ऑप्शन सी 3 to 4 मीटर्स, ऑप्शन डी 1 to 1.5 इंचेस। 1 से 1.5 इंच। बेसिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम फंडामेंटल्स। यस, एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही हैं। यहां पर ऑप्शन बी सही माना जाएगा। अगर किसी
व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, स्टूल पास नहीं कर पा रहा, तो उसमें एनिमा लगाकर हम कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करते हैं। और अगर आप किसी अडल्ट क्लाइंट के अंदर एनिमा ट्यूब लगा इंसर्ट करते हैं तो उसे लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर तक इंसर्ट करना होता है, या फिर आप इसे 3 to 4 इंच कह सकते हैं। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चिल्ड्रन के अंदर कितना इंसर्ट करना चाहिए तो आप बता सकते हैं 1 से 1.5 इंचेस, या इसे आप ऐसे लिख लीजिए 1 to 1.5 इंचेस से ये है चाइल्ड के अंदर। और सेंटीमीटर्स में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं 2.5 टू 4 सेंटीमीटर्स। इतना एनिमा ट्यूब को आप रेक्टम में इंसर्ट करके एनिमा सॉल्यूशन पोर करेंगे आप। एनिमा जब भी क्लाइंट को लगाया जाता है तो उस समय लेफ्ट लेटरल पोजीशन दी जाती है। एनिमा यदि आप एनिमा कैन द्वारा लगा रहे हैं तो इसकी हाइट 18 इंचेस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर इन अडल्ट इज। किसी अडल्ट पर्सन में नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर कितना होता है? 8 to 12 mm Hg, 8 to 22 mm of Hg, 8 to 24 mm of Hg, 8 to 30 mm of Hg। इंट्राओक्यूलर प्रेशर का सिंपली मीनिंग होता है किसी भी क्लाइंट की आईज के अंदर फ्लूइड का कितना प्रेशर है, ये इंट्राओक्यूलर प्रेशर कहलाता है। प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। यस एग्जैक्टली, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। हमारी आईज के अंदर नॉर्मली फ्लूइड के कारण 8 to 22 mm ऑफ Hg प्रेशर होता है। 8 से 22 mm ऑफ Hg प्रेशर होता है। अगर किसी क्लाइंट में 22 mm ऑफ Hg से ज़्यादा प्रेशर हो जाए तो ये ग्लूकोमा कंडीशन कॉज कर सकता है। जब आंखों के अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो आंखों में मौजूद ऑप्टिक नर्व पर भी दबाव पड़ेगा, और दबाव ज़्यादा होने के कारण ये डैमेज हो सकती है, जिससे पर्सन में विजन लॉस हो सकता है, ब्लाइंडनेस आ सकती है। तो याद रखिएगा, अगर 22 mm ऑफ Hg से ज़्यादा प्रेशर है तो ग्लूकोमा कंडीशन हो सकती है। और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को मापने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम टोनोमीटर के नाम से जानते हैं। टोनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, और इस पूरे प्रोसेस को हम टोनोमेट्री प्रोसेस के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द वैक्सीन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपको यदि वैक्सीन्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना है तो इसके लिए कौन सा सिस्टम इस्तेमाल करेंगे आप? ऑप्शन ए कोल्ड चेन, ऑप्शन बी वैक्सीन कैरियर, ऑप्शन सी डीप फ्रिज, ऑप्शन डी आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है ये क्वेश्चन, सो कॉन्सेप्ट को पकड़कर चलें। यस एग्जैक्टली, आपने ऑप्शन ए सही चुना है। यहाँ पर बेसिकली वैक्सीन को मैन्युफैक्चरिंग साइट, यानी जहाँ पर इस वैक्सीन का निर्माण हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग साइट से जिस जगह पर इसे पेशेंट्स क्लाइंट्स को लगाया जाएगा, यानी वैक्सीनेशन साइट तक पहुँचाने के लिए एक सिस्टम जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसके बारे में पूछा जा रहा था। वैक्सीन कैरियर, डीप फ्रिज, आइसलाइन रेफ्रिजरेटर, ये तो सभी इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है कोल्ड चेन। कोल्ड चेन के बारे में और जानिएगा।
किसी भी वैक्सीन को मैन्युफैक्चरिंग साइट से जिस जगह पर पेशेंट में लगाया जाना है उस जगह तक एक मिनिमम टेम्परेचर पर पहुंचाना, मिनिमम टेम्परेचर पर पहुंचाना कोल्ड चेन कहलाता है। वैक्सीन्स बहुत ही सेंसिटिव सब्सटेंस हैं, अगर इन्हें थोड़ा भी टेम्परेचर या लाइट एक्सपोजर मिले तो ये खराब हो सकते हैं। तो वैक्सीन को पूरी सुरक्षा के साथ एक मिनिमम टेम्परेचर पर लाइट से बचाते हुए साइट ऑफ इम्यूनाइजेशन तक पहुंचाना कोल्ड चेन प्रोसेस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the type of immunity provided by vaccination is। आपको किसी भी डिजीज का वैक्सीन लगता है और फिर उसके बाद उस डिजीज के लिए आप में इम्यूनिटी बन जाती है। ये किस प्रकार की इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है? रिसेंटली यदि बात करें तो हम सभी ने कोविड-19 के अगेंस्ट वैक्सीन लिया और उसके बाद हमें कोविड-19 डिजीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी मिली। तो यहाँ पर किस प्रकार की इम्यूनिटी हमें मिल रही है ये आपको बताना है। क्या ये नेचुरल एक्टिव है, एक्टिव आर्टिफिशियल है, पैसिव आर्टिफिशियल है या नेचुरल पैसिव है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग राजस्थान CHO एग्जाम। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। देखिएगा वैक्सीन होता क्या है। वैक्सीन के अंदर डिजीज को कॉज करने वाला सब्सटेंस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कमजोर फॉर्म में मौजूद होता है। इस वैक्सीन द्वारा पहुंचाए गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारे शरीर द्वारा आइडेंटिफाई करके इसे किल करने के लिए जो एंटीबॉडीज तैयार की जाती हैं वही यह प्रोसेस एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। एक बार फिर से समझिएगा, जैसे कि कोविड का वैक्सीन आपने लिया, कोविड के अगेंस्ट वैक्सीन में कोरोना वायरस कमजोर फॉर्म में था और जैसे ही आपकी बॉडी ने इसे आइडेंटिफाई किया, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाकर अपने पास रख लिए और जब कभी आपको कोविड का इन्फेक्शन हुआ तो आपकी बॉडी में पहले से बनाए एंटीबॉडीज इसे आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यही प्रोसेस एक्टिव आर्टिफिशियल कहलाता है। जब किसी भी डिजीज के अगेंस्ट हमारी बॉडी खुद से एंटीबॉडी तैयार करती है तो ये इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग होती है, ज्यादा समय तक चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the peak point of a uterine contraction is called the। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का पीक पॉइंट क्या कहलाता है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का पीक पॉइंट क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एक्सेलरेशन, ऑप्शन बी एक्सियोम, ऑप्शन सी डिसलरेशन, ऑप्शन डी एक्मे। पीक पॉइंट ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन यानी सबसे ज्यादा तेज या सबसे ज्यादा प्रभावी जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो ये इसका पीक पॉइंट कहलाता है। यस, आप बिल्कुल सही हैं, इट इज कॉल्ड एक्मे। एक्मे इज अ पीक पॉइंट ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, एक्मे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which hormone is also called thyroxine? किस हार्मोन को थायरोक्सिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए T1, ऑप्शन बी T2, ऑप्शन सी T3, ऑप्शन डी T4। बेसिक बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The right answer is option D T4। हमारे नेक एरिया के अंदर बटरफ्लाई शेप ब्यूटीफुल ग्लैंड पाई जाती है, इसे हम
थायराइड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इस थायराइड ग्लैंड के द्वारा 3 हार्मोन्स का सिक्रीशन किया जाता है। सबसे पहला हार्मोन है T3 हार्मोन। इसे आप ट्राईआइडोथायरोनिन के नाम से भी जानते हैं। नोट करिएगा, ट्राईआइडोथायरोनिन। सेकंड हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड द्वारा बनाया जाता है, इसे हम टेट्राआइडोथायरोनिन के नाम से जानते हैं। टेट्राआइडोथायरोनिन। इस T4 हार्मोन को ही हम थायरॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं। इसे हम थायरॉक्सिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और जो आखिरी हार्मोन है, इसे हम कैल्सिटोनिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, थायराइड ग्लैंड के द्वारा 3 हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं। सबसे पहला T3 हार्मोन, जिसे ट्राईआइडोथायरोनिन कहते हैं। फिर आता है T4 हार्मोन, जिसे टेट्राआइडोथायरोनिन या थायरॉक्सिन कहा जाता है। और लास्ट में है कैल्सिटोनिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज prophylactic administration of vitamin A in children is। विटामिन ए का प्रोफाइलैक्टिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहलाता है? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, रिहैबिलिटेशन, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, हेल्थ प्रमोशन। बच्चों में विटामिन ए की कमी ना हो जाए, इसके लिए विटामिन ए सप्लीमेंट्स को हम पहले ही एडमिनिस्टर करते हैं। ये प्रोफाइलैक्टिक प्रोसेस कहलाता है। और ये क्या है एग्जैक्टली इसे आपको बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। विटामिन ए का एडमिनिस्ट्रेशन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कहलाता है, क्योंकि ये विटामिन ए डेफिशिएंसी डिजीज कंडीशन से बच्चों को प्रिवेंट करेगा। विटामिन ए की प्रोफाइलैक्टिक पहली डोज 9 मंथ्स की एज पर मीजल्स वैक्सीन के साथ दी जाती है, जो कि 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है। उसके बाद लगने वाली सभी डोजेस 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट या 2 ml की होती हैं। टोटल 5 साल की उम्र तक बच्चों को 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए सप्लीमेंट दिया जाता है प्रोफाइलैक्टिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, women creating most comfortable atmosphere for her future baby 1 to 2 weeks before childbirth can be sign of। किसी भी वुमेन के द्वारा उसके बच्चे की डिलीवरी होने से 1 से 2 सप्ताह पहले उस आने वाले बेबी के लिए मोस्ट कंफर्टेबल एटमॉस्फियर बनाया जाता है। ये क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, सर्वाइकल राइपनिंग। ऑप्शन बी, ड्रॉपिंग। ऑप्शन सी, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शन डी, नेस्टिंग सिंड्रोम। The right answer is option D, nesting syndrome। नेस्टिंग सिंड्रोम बच्चे की डिलीवरी से पहले उसके लिए कंफर्टेबल, मोस्ट कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन करना कहलाता है। सर्वाइकल राइपनिंग का मतलब है सर्विक्स का पूरी तरह से तैयार होना, जो कि यूट्रस में बेबी के वेट को बियर कर सके। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्शंस हैं, जो कि यूट्रस को लेबर के लिए प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग IV fluids to a small dehydrated infant, the most critical factor confronting the nurse is the। जब किसी इन्फेंट यानी कि 1 साल तक के बच्चे में आपको IV फ्लूइड
एडमिनिस्टर करना होता है, तो इस बच्चे में इस टास्क के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल फैक्टर कौन सा माना जाएगा? ऑप्शन ए, एश्योरेंस ऑफ स्टेरिलिटी। ऑप्शन बी, कैलकुलेशन ऑफ द टोटल नेसेसरी इनटेक। ऑप्शन सी, मेंटेनेंस ऑफ प्रेस्क्राइब्ड रेट ऑफ फ्लो। ऑप्शन डी, मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड एट बॉडी टेम्परेचर। किसी भी बच्चे में स्टेराइल मेथड से यानी पूरी तरह से क्लीन तरीके से आप फ्लूइड एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ये मुश्किल टास्क नहीं है। बच्चे की टोटल फ्लूइड रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करना भी मुश्किल नहीं है। बच्चे में फ्लूइड को बॉडी टेम्परेचर पर मेंटेन करना, एडमिनिस्टर करना भी मुश्किल नहीं है। फाइनली ऑप्शन सी आपके पास बचता है, वही सबसे सही और मुश्किल टास्क माना जाएगा। बच्चों के अंदर, 1 साल से कम उम्र के बच्चों के अंदर ब्लड वेसल्स बहुत ही ज़्यादा बारीक होती हैं, साथ ही साथ उनका एक जगह स्टिल रह पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस वजह से इन बच्चों में प्रेस्क्राइब रेट ऑफ फ्लो पर फ्लूइड को देना एक बहुत ही क्रूशियल क्रिटिकल फैक्टर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोसिफेलस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेप्ट, इनमें से किस फाइंडिंग को हाइड्रोसिफेलस कंडीशन में नहीं देखा जाता? एक्सेप्ट का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए, abnormal increase in CSF pressure. Option B, enlargement of head. Option C, irritability. Option D, decreased production of CSF. The correct answer is option D. हाइड्रोसिफेलिस क्या है? हाइड्रोसिफेलिस वह कंडीशन है जिसमें ब्रेन के अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है। ब्रेन के अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, यानी कि ब्रेन के अंदर जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसका सिक्रीशन बढ़ चुका है, या फिर सिक्रीशन रेट तो नॉर्मल है बट उसका एक्सक्रीशन या एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा, जिससे लगातार ब्रेन के अंदर सीएसएफ की मात्रा बढ़ जाती है और एक समय आने पर ब्रेन के अंदर इतना प्रेशर होता है कि यहाँ मौजूद सभी स्ट्रक्चर पर दबाव बढ़ जाता है और इस दबाव के कारण ये स्ट्रक्चर्स अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते और पर्सन में एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की मात्रा या तो सिक्रीशन बढ़ जाए या फिर इसका रीअब्जॉर्प्शन ना हो पाए, जिसके कारण ब्रेन में इसकी टोटल अमाउंट बढ़ने लगे, तो ये कंडीशन हाइड्रोसिफेलिस है। और इस हाइड्रोसिफेलिस कंडीशन के होने पर एबनॉर्मल इंक्रीज इन सीएसएफ प्रेशर देखने को मिलेगा और हेड साइज भी इसमें नॉर्मल से बढ़ जाता है। पर्सन को इरिटेबिलिटी फील होती है और इंक्रीज प्रोडक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है, ना कि डिक्रीज प्रोडक्शन। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रेन का नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर यानी आईसीपी कितना होता है, तो आप बताएंगे 5 to 15 mm ऑफ एचजी। 5 से 15 अगर प्रेशर है ब्रेन में तो ये नॉर्मल है, इससे ज्यादा प्रेशर बढ़ता है तो ये एबनॉर्मल माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉजेज ऑफ डायरिया इंक्लूड एक्सेप्ट। इस वर्ड को बिल्कुल भी ना चूकें, अदरवाइज आपका एक नंबर कम हो सकता है और आप सिलेक्शन रेट से बाहर हो सकते हैं। इनमें से डायरिया का कौन सा कारण नहीं है, ये आपको बताना है। ओवरफीडिंग, इंडाइजेशन, फास्टिंग या बैक्टीरिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फास्टिंग। अगर कोई व्यक्ति खाना ही नहीं खा रहा है, फास्टिंग स्टेट में है,
तो उसमें डायरिया नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर व्यक्ति ज़्यादा खाना खाता है यानी ओवर फीडिंग करता है या उसका खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता या फिर उसे बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन है तो वहाँ पर डायरिया जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। डायरिया और वॉमिटिंग के बाद डेथ होने का सबसे बड़ा कारण है डिहाइड्रेशन। डायरिया और वॉमिटिंग सीवियरली होने पर बॉडी से इसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड लॉस हो जाते हैं, जिसके कारण बॉडी की फंक्शनिंग अल्टर होती है और पर्सन की डेथ हो जाती है। सो एवरीवन, ये थी हमारी आज की नर्सिंग एमसीक्यू क्लास। होपफुली ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फॉर नर्सेस प्रिपरेशन फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव है और रेगुलरली आपकी प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यूज और वैकेंसी के इंफॉर्मेशन शेयर करता है। इन सभी सोशल मीडियाज पर फॉर नर्सेस प्रिपरेशन को फॉलो करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए सभी लिंक्स पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।